नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आप लोगों का भारतीय इतिहास की क्लास में। आज हम आपके जिस टॉपिक की चर्चा आपसे करेंगे वो है आपके राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। राष्ट्रीय आंदोलन में अगर देखा जाए आपके तो 1885 से 1947 तक जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन संचालित हुआ है उसमें 1919 से लेकर 1947 तक का जो समय है वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गांधी युग के नाम से। गांधी युग के नाम से क्यों जानते हैं उसको? क्योंकि वह जो दौर है उसमें महात्मा गांधी के द्वारा आपके चलाए गए विभिन्न आंदोलनों का आपके दौर है, जिनकी परिणति हम आपके स्वतंत्रता के रूप में अंततः देखते हैं। ठीक है, उसी गांधी युग या महात्मा गांधी के योगदान को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। महात्मा गांधी का योगदान अगर महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं हम, महात्मा गांधी 1869 से लेकर के 1948 तक ये व्यक्तित्व रहे हमारे भारतीय इतिहास में। देखिएगा, महात्मा गांधी के आंदोलनों की चर्चा करने से पहले या राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका से पहले हम गांधी जी के कुछ प्रारंभिक आंदोलनों और उनके प्रारंभिक जीवन, जो उनका प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करें। देखिए, गांधी जी का जन्म आपके जो हम देखते हैं कि भाई गांधी जी का जन्म कब हुआ है कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का आपके पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ। कहां पर जन्म हुआ है इनका? पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में एक स्थान है, वहां पर आपके किनका जन्म हुआ है? महात्मा गांधी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और इनकी माताजी का नाम था पुतलीबाई। माताजी का नाम क्या था? पुतलीबाई। ठीक है, तो करमचंद गांधी और पुतलीबाई की संतान के रूप में आपके किनका? महात्मा गांधी। इनका आपके पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। जो इनका प्रारंभिक नाम है वो क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनके अगर परिवार में देखा जाए तो देखिए, इनके भाई और बहन, जैसे इनकी बहन का नाम आता है रालितियाबेन। बहन का नाम क्या आया? रालियताबेन। रालितियाबेन आपके किनकी बहन का नाम आया है? महात्मा गांधी की सिस्टर का नाम आया। और आपके इनके भाइयों में देखें कि भाइयों के नाम आपके, और इनका भाइयों के नाम में आपके एक तो लक्ष्मीदास और एक करशन दास का नाम आता है। इनके भाई आपके कौन थे? लक्ष्मीदास और करशन दास। लक्ष्मीदास और करशन दास इनके भाई थे। इनका विवाह हुआ था आपके किन से? कस्तूरबा गांधी से। तो इनकी पत्नी आपके कौन है? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। जिन्हें बा के नाम से भी जानते हैं। और इनके पुत्र अगर देखे जाएं तो पुत्रों में नाम आते हैं, पुत्रों की संख्या थी, इनके 4 पुत्र थे। देवदास,
रामदास, मणिलाल और हरलाल। मणिलाल और हरलाल, ये चार पुत्र आपके किनके थे? गांधी जी के। इसी कारण गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में, गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में हम नाम देते हैं, मानस पुत्र हैं ये पांचवें पुत्र आपके। कैसे पुत्र हैं? मानस पुत्र हैं। और उसमें नाम आता है सेठ जमनालाल बजाज का। किसका नाम आया? सेठ जमनालाल बजाज का। सेठ जमनालाल बजाज जो काशी का वास सीकर के थे, उनको आपके गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में देखा जाता है। गांधी जी के मानस पुत्र थे आपके सेठ जमनालाल बजाज। अब देखिए, महात्मा गांधी प्रारंभ में आपके जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करने के पश्चात इनके मन में आई कि भाई कि वो बैरिस्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन जाएं। लेकिन माता जो पुतलीबाई थी वो इनको आपके लंदन भेजना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको आपके ये भय था कि कहीं आपके किसी प्रकार का पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव आपके मोहनदास पन्ना पड़ जाए। ठीक है, इस भय के कारण आपके वो उनको भेजना नहीं चाहती थी। गांधी जी थे यानी मोहनदास जी मोहनदास जो थे वो आपके चाहते थे कि भाई माता की अनुमति के पश्चात ही आपके वो इस कार्य को करें। ठीक है, तब जाकर के उनकी माता ने एक आपके जैन गुरु थे उनसे आपके बातचीत की और आपके मोहनदास से यानी कि गांधी जी से आपके उन्होंने कुछ शपथ लेकर के, कुछ सौगंध लेकर के उन्हें लंदन बैरिस्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए भेज दिया। 1888 ईस्वी में जो महात्मा गांधी हैं वो आपके लंदन बैरिस्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए जाते हैं। लंदन बैरिस्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए कौन गए? गांधी जी आपके। और कब गए हैं गांधी जी? 1888 ईस्वी में। तो देखिए 1888 ईस्वी लंदन, यहां से आपके बैरिस्टर बन के आपके वकील बन के ये वापस लौटते हैं। और आपके वो आपकी कब हैं? 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में आपके वापस कहाँ आ गए? ये भारत आ जाते हैं, बैरिस्टर बन के भारत आते हैं और यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रारंभ में जो आपके बैरिस्टरी का जो उनका पेशा था वो इतना ज़्यादा आपके मुनाफे वाला पेशा साबित नहीं हुआ। गांधी जी को इतना कार्य आपके इसमें नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन अचानक से क्या हुआ? 1893 ईस्वी की बात है। 1893 ईस्वी में दादू अब्दुल्लाह नामक एक गुजराती व्यापारी थे। वो आपके कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करते थे। उन्हीं के किसी मित्र के साथ कुछ बही खातों को लेकर के विवाद हो जाता है। विवाद हुआ, वो विवाद आपके कोर्ट तक पहुंच गया। तो वहां पर आपके देखा जाए तो जो अंग्रेजी वकील हैं वो उन बही खातों की लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, तो ढंग से केस नहीं लड़ पा रहे थे। तब उन दादू अब्दुल्लाह ने गांधी जी को आमंत्रित किया कि भाई वो आपके उस अंग्रेज वकील के सहायक बन करके उनकी सहायता हेतु यहाँ पर आए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका आपके दादू अब्दुल्लाह की आपकी सहायता के लिए जाते हैं। कौन? गांधी जी। हमको यहाँ दक्षिण अफ्रीका की राजनीति से ज़्यादा मतलब नहीं है उनकी से, लेकिन फिर भी आपके एक हाइलाइट्स के रूप में हम देखें कि उस समय दक्षिण अफ्रीका में नस्लवादी भेदभाव आपके अत्यधिक था। नस्लवादी भेदभाव अत्यधिक था। वहाँ बसे हुए जो भारतीय हैं वो इस भेदभाव के कारण दुखी थे। इवन कि 1894 ईस्वी में तो उन भारतीयों को मताधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए भारतीयों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए गांधी जी जो 1893 ईस्वी में आपके वहाँ गए थे, 1894 ईस्वी में वो फ्री हो गए, वहाँ से वापस भारत जाने के लिए जब आने लगे, भारत लौटने लगे, उसी समय दक्षिण अफ्रीका के कुछ भारतीय हैं वो उनसे मिले और गांधी जी से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो आपके उनके लिए कुछ कार्य करें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपके उनके साथ नस्लवादी भेदभाव किया जाता है, उनको मताधिकार तक से वंचित कर दिया जाता है। गांधी जी को उनकी बात आपके उचित लगी और गांधी जी 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही रुक जाते हैं। तो 1893 में देखिए 1893 ईस्वी दादू अब्दुल्लाह की मदद हेतु
दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका गए। अभी मैंने बताया आपके कि दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, क्योंकि आपके इनको जो केस था उसमें सहायता करने के लिए यहां पर गए। हालांकि गांधी जी के साथ आपके यहां पर भी गलत व्यवहार होता है, खुद गांधी जी के साथ वो नस्लवादी भेदभाव है उसको गांधी जी यहां पर सहन करते हैं। उसके प्रतिरोध में आपके गांधी जी के द्वारा पत्र भी जारी किए जाते हैं, जिसकी शिकायत आपके वहां ब्रिटेन तक की जाती है गांधी जी के द्वारा। तो जब आपके गांधी जी इनकी सहायता करने के पश्चात जब लौटने लगे तो 1894 से लेकर के 1894 से लेकर के 1906 तक का जो 1894 से लेकर के 1914 ईस्वी तक का जो समय है वो आपके दक्षिण अफ्रीकी प्रवास का काल है। दक्षिण अफ्रीकी प्रवास का काल है किनका? गांधी जी का। हालांकि ये प्रवास का काल आप 1893 ईस्वी से ही लगा सकते हैं, लेकिन जहां आपके भारतीयों के हितों के लिए जो संघर्ष का आपके प्रवास है वो 1894 से लेकर के 1914 ईस्वी तक प्रवास का काल हमें यहां पर देखने को मिलता है। अब इन्होंने किया क्या? दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान आपके कुछ एक कार्य इनके द्वारा किए गए, गांधी जी के द्वारा कार्य किए गए। जैसे एक इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र इनके द्वारा यहाँ से जारी किया गया। नाटाल कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की। फिनिक्स आश्रम की स्थापना इनके द्वारा की गई। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना इनके द्वारा की जाती है, किन्होंने? गांधी जी के द्वारा। लेकिन यहां इनकी राजनीति में एक आपके चेंज आपको देखने को मिलेगा कि 1894 ईस्वी में गांधी जी ने उन्हीं तरीकों को अपनाया जो कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उदारवादियों के द्वारा अपनाए गए। उदारवादी तरीकों का अनुसरण किया। वही शिष्टमंडल भेजना, प्रतिवेदन देना, चिट्ठियां लिखना आपके सरकार के लिए, न्यूज़पेपर के माध्यम से आपके प्रचार प्रसार करना, ऐसे कार्य आपके किसके द्वारा? खुद आपके गांधी जी के द्वारा यहाँ पर किए गए। लेकिन इन कार्यों से गांधी जी को अधिक आपके वांछित जो सफलता है वो वांछित सफलता गांधी जी को प्राप्त नहीं हुई। जब वांछित सफलता गांधी जी को आपके अपने इन कार्यों से नहीं मिली तो 1906 ईस्वी में उनकी नीति में, उनकी कार्यशैली में कुछ नीतिगत परिवर्तन हम देखते हैं और गांधी जी उदारवादी तरीकों को छोड़ करके सत्याग्रह को अपना लेते हैं। 1906 ईस्वी में सत्याग्रह को, आपके जो सक्रिय प्रतिरोध है उस सत्याग्रह को अपना लेते हैं। कौन? गांधी जी। तो सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। तो यहां देखिएगा, हम आपके देखें दक्षिण अफ्रीका में कार्य, क्या कार्य गांधी जी के द्वारा किए गए, एक ब्रीफ में हम आपके इन कार्यों से आपको परिचित करा रहे हैं। ब्रीफ में आपके यहां पर तात्पर्य क्या है कि 1894 ईस्वी में इन्होंने आपके नाटाल कांग्रेस की स्थापना की है। सबसे पहले 1894 ईस्वी नाटाल कांग्रेस की स्थापना। नाटाल कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा की गई है? गांधी जी के द्वारा की गई है। नाटाल कांग्रेस की स्थापना का कब कर दी गई है? 1894 ईस्वी में। इन्होंने आपके दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन, समाचार पत्र का प्रकाशन किया। दूसरी बात आपके इन्होंने क्या की? महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए ही 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की है। यहीं पर आपके 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स आश्रम की स्थापना।
फिनिक्स आश्रम की स्थापना आपके गांधी जी के द्वारा 1904 में कर दी गई। 1910 ईस्वी में इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। 1910 ईस्वी। फार्म की स्थापना। जर्मन मित्र कैलेनबॉग की मदद से। जर्मन मित्र कैलेनबॉग की मदद से आपके इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किनके द्वारा कर दी गई? गांधी जी के द्वारा कर दी गई। अब देखिए, गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान ही 1909 ईस्वी की बात है कि 1909 ईस्वी में गांधी जी इंग्लैंड आपके गए हुए थे, और इंग्लैंड से आपके जब वो लौटे, क्योंकि गांधी जी की अगर पॉलिसी को देखें तो यहां देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में उनकी पॉलिसी देखें तो उदारवादी तरीके इनके द्वारा 1894 ईस्वी से लेकर 1906 ईस्वी तक अपनाए गए। इन उदारवादी तरीकों की आपके क्या देखने को मिली? विफलता देखने को मिली। तो हमने आपके क्या देखा कि उदारवाद से इनका आपके नीतिगत परिवर्तन है, और यहां पर आपके किसकी? सत्याग्रह की शुरुआत। सत्याग्रह की शुरुआत। और ये सत्याग्रह की शुरुआत इनकी आपके कब तक जारी रहती है? ये 1906 ईस्वी से लेकर के 1914 ईस्वी तक, जब तक कि इनको सफलता हासिल नहीं हो जाती है, तब तक गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग आपके किया गया। और इसी दौरान इन्होंने 1908 ईस्वी में जेल जाने का अनुभव भी प्राप्त किया। जेल जाने का अनुभव। एक बड़ा आंदोलन आपके गांधी जी का इंतजार कर रहा था, और उसकी आपके शुरुआत कहां से? आपके उनकी एक तरह से ये कहें कि जो अनुभवों की शुरुआत है, जो अनुभव इनको आपके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काम आने वाले थे, उन अनुभवों की शुरुआत आपके कहां पर? दक्षिण अफ्रीकी राजनीति के दौरान इनको हो जाती है। इवन की जेल जाकर के देख लेते हैं, जेल का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, आपके इनके द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग भी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही कर लिया जाता है। ठीक है, यहां पर आपके देखिए, जब ये सत्याग्रह का आपके इन्होंने प्रयोग किया था, उसी समय 1909 ईस्वी की बात है। 1909 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड से वापस लौट रहे थे। कहां से? इंग्लैंड से वापस लौट रहे थे। अब इंग्लैंड में आपके हुआ क्या था? वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज्य की रचना। हिंद स्वराज्य की रचना किनके द्वारा कर दी गई? गांधी जी के द्वारा यहां पर कर दी जाती है। अब ये हिंद स्वराज्य है, इसमें आपके कौन हैं? एक तो संपादक हैं, और 3 आपके कौन हैं? पाठक। संपादक खुद आपके कौन हैं? महात्मा गांधी। संपादक स्वयं आपके कौन हैं? महात्मा गांधी। और पाठक के रूप में आपके कौन हैं? देखिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सोहनलाल पाठक, वी.डी. सावरकर। देखिए, हुआ क्या था, जब गांधी जी आपके इंग्लैंड गए, उस समय वो इंडिया हाउस आपके पहुंचे, और वहां पर आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा, सोहनलाल पाठक और वी.डी. सावरकर जैसे जो नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे, इनसे गांधी जी की मुलाकात हुई।
गांधी जी ने इनसे पूछा भी कि भाई मैं आपके दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के हितों के लिए संघर्ष कर रहा हूं, आप लोग भारत में रहते हुए भारतीयों के हितों के लिए क्या कर रहे हैं। इन्होंने चूंकि एक क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे, इन्होंने कहा भाई 2-4 का अपहरण किया जाएगा, 2-4 जगह आपके ऐसे उनको भयभीत किया जाएगा, अंग्रेज भयभीत होकर के यहाँ से पलायन कर जाएंगे और हम स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन मार्ग आपके कौन सा था इनका? हिंसा का मार्ग था। तो देखते हैं कि गांधी जी इनके जो सुझाए गए मार्ग है उस मार्ग से स्वयं गांधी जी भयभीत हो जाते हैं और गांधी जी के द्वारा वहां से लौटते समय हिंद स्वराज्य की रचना की जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि मेरा स्वराज्य कैसा होगा, जिस भारत की मैं बात कर रहा हूं वो भारत कैसा होगा। किसने? गांधी जी के द्वारा बताया। क्यों? क्योंकि गांधी जी का एक निश्चित रूप से यह मानना था कि हिंसा से प्राप्त की गई कोई भी वस्तु कभी स्थायी नहीं रहती। हिंसा से प्राप्त की गई कोई भी वस्तु कभी स्थायी नहीं रहती। जर्मनी का एकीकरण देखिए, जर्मनी का एकीकरण देखें तो आपके बिस्मार्क के द्वारा आपके रक्त और लौह की नीति के आधार पर जर्मनी का एकीकरण किया गया। परिणाम क्या हुआ? जर्मनी का विभाजन। जर्मनी का विभाजन। हम आपके वर्तमान में हमारी स्थिति को देखें तो हमारी जो नींव है उसकी सिंचाई आपके अहिंसा के पानी से हुई है। इस वजह से हम आमजन में आपस में आपके नाते रिश्तेदारी भाई बंधु सब आपस में चाहे कितना ही लड़ लें, लेकिन वो संघर्ष हमारा कुछ समय विशेष के लिए ही रहता है, अंततः हमारी एकता स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज आपके यहां पर थी कि गांधी जी ने क्या कहा कि मेरा स्वराज्य कैसा होगा, जो पूर्णतः अहिंसा पर आधारित होगा, पूर्णतः अहिंसा पर आधारित होगा। देखिए दक्षिण अफ्रीकी राजनीति के दौरान भी गांधी जी के द्वारा ऐसा नहीं है कि भाई कांग्रेस की राजनीति में आपके उन्होंने ध्यान नहीं दिया या कांग्रेस की राजनीति को उन्होंने आपके निकट से नहीं देखा। ये खुद आपके 1901 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में आए थे। 1901 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन था और इस कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने उपस्थिति दी थी। अधिवेशन, इस कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो दिनशा एदुल्जी वाचा के द्वारा की गई, डी.ई. वाचा के द्वारा की गई। दिनशा एदुल्जी वाचा। ये आपके क्या बने हैं? इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने हैं और इस आपके अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया। गांधी जी ने भाग लिया। गांधी जी ने भाग लिया आपके किसमें? इस अधिवेशन में, जो कि आपके कलकत्ता में दिनशा एदुल्जी वाचा की अध्यक्षता में हुआ था। देखिए 1906 से 1914 ईस्वी तक दक्षिण भारतीय राजनीति से, वो दक्षिण अफ्रीका की जो राजनीति है उससे आपके पूरी तरह गांधी जी फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और 1914 में आपके वो दक्षिण अफ्रीका से कहाँ की ओर चलते हैं? भारत की ओर चलते हैं। तो गांधी जी का भारत आगमन अब आपके क्या होता है? महत्वपूर्ण बिंदु है अब यहां से गांधी जी का भारत आगमन। भारत आगमन, आगमन कहां से हो रहा है? दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन हो रहा है। वहां की राजनीति से बिल्कुल फ्री होकर के गांधी जी कहां लौट रहे हैं? भारत लौट रहे हैं। और यहां पर आपके गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौट करके आए। भारत आगमन कब हुआ है? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौट करके आए। इस कारण 9 जनवरी का जो दिवस है इसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात आपके यहां आए तो यहां आपके कहां पर? अपोलो बंदरगाह पर उतरे। अपोलो बंदरगाह पर उतरे। मुंबई में आपके अपोलो बंदरगाह पर कौन उतरे हैं? गांधी जी उतरे। अब देखिए भारत में गांधी जी के राजनीतिक गुरु अगर देखे जाएं
तो भारत में गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में थे। अब देखिए गोपाल कृष्ण गोखले इनके द्वारा जो इनके राजनीतिक गुरु के रूप में थे, इन्होंने समझाया कि भाई कि आप भारत में आते ही किसी भी प्रकार के आंदोलन का नेतृत्व ना करें, क्योंकि पहले यहाँ पर समझें कि भारत की आवश्यकता क्या है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की राजनीति और भारत की राजनीति दोनों डिफरेंट है। गांधी जी ने सोचा भी कि भाई कि हम पहले क्या करेंगे कि पहले भारत का भ्रमण करेंगे और भ्रमण करने के पश्चात ही आपके हम देखेंगे कि भाई जनता क्या चाहती है, चंद नेता क्या चाहते हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारत की जनता क्या चाहती है और जो जनता चाहती है वही कार्य हमारे द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। आंदोलन के संदर्भ में आपके यहाँ पर 2-3 चीजें मैं आपकी क्लियर करूं कि गांधी जी का आधार, आपके आंदोलन का आधार क्या है? आंदोलन का आधार है सत्याग्रह। आंदोलन का आधार क्या है? सत्याग्रह। सत्याग्रह, ठीक है। और इस सत्याग्रह आपके किस पर टिका हुआ है? कि अहिंसा पर। सत्याग्रह किस पर टिका हुआ है? अहिंसा पर और साध्य साधन की पवित्रता पर। साध्य साधन की पवित्रता पर। इसमें जो हथियार भी हैं वो भी आपके कैसे हैं? जिनसे व्यक्ति को स्वयं को कष्ट होता है। ठीक है, गांधी जी के अगर सत्याग्रह की हम चर्चा करें, यहां देखें गांधी जी की आंदोलन के बारे में आपके क्या सोचना है। तो देखिए गांधी जी ने कहा कि भाई सत्याग्रह में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सत्याग्रह किसी कमजोर व्यक्ति का हथियार नहीं है। क्यों? क्योंकि कमजोर व्यक्ति स्वभावतः हिंसक होता है। कमजोर व्यक्ति स्वभावतः हिंसक होता है। कमजोरी जरूरी नहीं है शारीरिक ही हो, ठीक है ना। कमजोर व्यक्ति स्वभावतः हिंसक होता है और सत्याग्रह में हिंसा का स्थान ही नहीं है। पूर्णतः किस पर आधारित है? अहिंसा पर आधारित है। इसलिए लोगों को सत्याग्रह में प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। अब प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है तो इसके लिए आश्रम की भी आवश्यकता है। तो इन्होंने आपके क्या सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। और सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहां पर की गई? अहमदाबाद में, साबरमती नदी के किनारे। अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जिसे साबरमती आश्रम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहां पर सत्याग्रह का प्रशिक्षण दिया जाना था। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पर क्या दिया जाना था? इसमें प्रशिक्षण दिया जाना था। चरखा आपके मूल रूप से जो कताई है वो इसका आधार था। अब देखिए प्रश्न ये भी उठता है हमारे दिमाग में कि भाई गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम के लिए अहमदाबाद को ही क्यों चुना? क्योंकि लोग तो इनको आपके गंगा नदी के किनारे तक जमीन अलॉट करने के लिए तैयार थे कि भाई अब तो गंगा के किनारे आश्रम खोलो, अगर आश्रम खोलना ही है तो। ठीक है, लेकिन गांधी जी के सत्याग्रह में आपके मूल रूप से जो चरखा है, चरखे की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, और चरखे के लिए आवश्यक जो कपास है, क्योंकि अहमदाबाद इस समय भारत का मैनचेस्टर था और आवश्यक कपास आपके यहाँ पर प्राप्त हो रही थी। दूसरी बात कि गुजरात इनका गृह राज्य था, गृह क्षेत्र आपके कौन सा था? गुजरात का। तीसरी बात, कुछ उद्योगपति आपके इनको वित्तीय सहायता देने के लिए भी यहाँ पर तैयार थे। कहाँ पर? अहमदाबाद में। इन कारणों से आपके इन्होंने अहमदाबाद का चुनाव किया सत्याग्रह आश्रम की स्थापना के लिए। अब सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह जो कि आपके सामान्यतः कह दिया जाता है कि भाई सत्य के लिए आग्रह ही क्या है? सत्याग्रह है। लेकिन इसमें आपके देखिए सत्याग्रह की परिभाषा दिया जाना आसान नहीं है। ठीक है, बहुत आपके गूढ़ आपके जो विषय है वो आपके इनका सत्याग्रह है गांधी जी का, जिस पर आज तक शोध आपके निरंतर हो रहा है कि भाई कि है क्या आपके ये समस्या, ये आपके जो सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा संचालित किया गया है ये वास्तव में है क्या।
ठीक है, इस बात को लेकर के आपके देखिए एक सामान्य सी बात मैं आपसे करूं कि सत्याग्रह को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, थोड़ा सा आपके प्रयास इस क्षेत्र में कि देखिए आप ये देखते हैं कि कोई भी XYZ बच्चा है, ठीक है, हम सभी सत्याग्रह के दौर से गुजरते हैं, लेकिन हमको एहसास नहीं होता कि हमने कब सत्याग्रह कर दिया। ठीक है, XYZ बच्चा है, हमने बताया कि साध्य और साधन की पवित्रता अनिवार्य है, और हथियार कैसे हैं इसमें कि भूख हड़ताल का आयोजन कर, असहयोग का आयोजन कर, सविनय अवज्ञा करो, ऐसे आपके औजार हैं, आमरण अनशन करो, ऐसे औजारों का प्रयोग इसमें किया जाना है। ठीक है, तो यहां और सक्रिय प्रतिरोध है, ये कैसा है, ये सक्रिय प्रतिरोध का नाम है, निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंदो घोष का है, लेकिन ये आपके गांधी जी का जो सत्याग्रह है ये कैसे, सक्रिय प्रतिरोध का नाम है। अगर यहां देखें कि इस बालक ने आपके अपने पिताजी से साइकिल की डिमांड कर दी, मान लीजिए एक छोटी सी वस्तु है आपके कि बच्चे को साइकिल चाहिए, स्कूल जाने में लेट हो जाता है तो साइकिल चाहिए इसको। हम देखते हैं कि हमारे आपके गांव के पिताजी हैं जो स्वभाव से निरंकुश हैं, स्वभाव से निरंकुश हैं, संतान को दंडित करने की समस्त शक्तियां अपने हाथ में रखते हैं, और एक बार में तो आसानी से किसी भी चीज़ के लिए राजी नहीं होते। पिताजी ने तुरंत आपके मना कर दिया, मना कर दिया तो देखिए बच्चे के सामने दो मार्ग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक आपके हिंसा का मार्ग है कि भाई ईंट उठा करके आपके मारे कि भाई लाना है कि नहीं लाना है। दूसरा मार्ग आपके कौन सा है, दूसरा मार्ग है कि बच्चे ने सत्याग्रह का अनुसरण किया, और सत्याग्रह का अनुसरण करते ही हथियार का प्रयोग किया, किसका, भूख हड़ताल का। और इस बच्चे ने कहा कि अगर मेरे को साइकिल नहीं लाए तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, भूख हड़ताल पर चला गया। किस पर चला गया, भूख हड़ताल पर चला गया। जब बच्चा भूख हड़ताल पर गया तो देखिए अब फिर इसके सामने दो मार्ग खुल जाते हैं। कैसे, एक मार्ग तो आपके क्या है, निष्क्रिय प्रतिरोध का है कि कोप भवन में जाकर के बंद हो जाए, लेकिन सत्याग्रह तो सक्रिय प्रतिरोध का नाम है। और उसके अंतर्गत इस बालक ने क्या किया कि मान लीजिए इस कमरे में पिताजी बैठे हैं और बच्चे को इस कमरे में जाना है, तो देखना बच्चे की आपके टेक्निक रहती है कि यहां से यूं जाएगा घूम के और फिर यूं ही आएगा आपके, और जब तक दिन में 25 चक्कर नहीं लगा लेगा तब तक आपके बच्चे को संतुष्टि नहीं मिलेगी। अब ये कर क्या रहा है बच्चा, बार बार अपने विरोधी को यह प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है कि तू एक ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण मैं अब तक भूखा हूं, तू साइकिल ला दे तो मैं खाना खा लूं। कौन, ये बालक आपके इस बात को कह रहा है। ठीक है, और पिताजी देखते हैं बार बार, और आपके मैक्सिमम केसेज में पिताजी शाम को साइकिल ले आते हैं और बच्चा खाना खा लेता है। परिभाषा हम यहां पर करें तो यहां पर आपके विरोधी कौन है, विरोधी हैं अंग्रेज। हमको साध्य क्या है, हमारा प्राप्त क्या करना है, हमें हमको अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, तो यहां देखिए साध्य और साधन को पवित्र रखते हुए पूर्णतः अहिंसक तरीके से स्वयं को कष्ट देकर, स्वयं को कष्ट दिया बच्चे ने, भूख हड़ताल की, स्वयं को कष्ट देकर अपने विरोधी का हृदय परिवर्तित कर देना ही सत्याग्रह है। और इस संपूर्ण प्रक्रम में ईश्वर आपके कार्यों का साक्षी है, ईश्वर आपको देख रहा है। ठीक है, तो ईश्वर आपके साक्षी है। दूसरा आपके जन आंदोलन के बारे में अगर हम देखें, गांधी जी की आपके पॉलिसी क्या थी, तो जन आंदोलन के संदर्भ में हम देखते हैं कि गांधी जी का एक विशेष सोच है आपके इस मामले में। गांधी जी का मानना था कि कोई भी जन आंदोलन जिसमें जनता की सहभागिता बड़े स्तर पर है, कोई भी जन आंदोलन एक लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। क्यों, क्योंकि जनता की दमन सहने की एक निश्चित क्षमता होती है। अगर जनता के आंदोलन को दमन के जरिए कुचल दिया गया तो ये जनता दोबारा से आंदोलन के लिए आएगी या नहीं आएगी, इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए जब आपके आंदोलन में ऊर्जा हो तभी उसको विराम दो, और विराम देने के पश्चात उसमें ऐसे सकारात्मक कार्यक्रमों का संचालन करो ताकि अगले आंदोलन को हम और प्रचंड रूप से, उग्र रूप से हम सामने ला पाए।
ये आपके यहाँ आंदोलन के संदर्भ में भी गांधी जी की पॉलिसी देखने को हमें मिलती है, जो राष्ट्रीय आंदोलन में हमें कदम कदम पर देखने को मिलेगी। हम इंडिकेट भी आपके बार बार करेंगे इसको। लेकिन देखिए, सत्याग्रह, साबरमती आश्रम की स्थापना आपके गांधी जी के द्वारा कर दी गई। लेकिन यहां एक बात और आपके सामने आती है कि गांधी जी जैसे ही भारत में आए वैसे ही गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागिता नहीं दिखाई। प्रश्न आपके सामान्यतः पूछ लिया जाता है कि गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब हुआ या कौन से सत्याग्रह के माध्यम से हुआ, तो वो रॉलेट सत्याग्रह है। कौन सा है? रॉलेट सत्याग्रह, जहां से हमारा जो गांधी युग का जो चरण है ना, वो आपके आरंभ हो रहा है। गांधी युग का जो आपके चरण है, जिसको हम तृतीय चरण कह रहे हैं, वो 1919 से आरंभ हो रहा है। तो वो आपके राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागिता का समय है। किनका? महात्मा गांधी का। ठीक है, तो हम यहां पर देखें कि राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश से पहले गांधी जी के द्वारा कुछ क्षेत्रीय आंदोलनों का भी नेतृत्व किया गया। क्षेत्रीय आंदोलन अगर देखे जाएं तो देखो, गांधी जी द्वारा किए गए क्षेत्रीय आंदोलन, क्षेत्रीय आंदोलन, गांधी जी के द्वारा किए गए क्षेत्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ने से पहले हम आपके क्षेत्रीय आंदोलनों को देख रहे हैं, और हमें मुख्य रूप से 3 आंदोलन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और वो 3 आंदोलन कौन से हैं? देखिए, एक है चंपारण किसान सत्याग्रह, चंपारण किसान सत्याग्रह। एक है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और एक है खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा किसान सत्याग्रह। इनमें से देखिए, खेड़ा और अहमदाबाद दोनों की दोनों कहां पर हैं? गुजरात में हैं। और चंपारण आपके कहां पर है? बिहार में। ये कब हुआ है? 1917 ईस्वी में। ये 1917 18 ईस्वी में। और ये आपके कब हुआ है? 1918 ईस्वी में। अगर क्रम भी पूछ लिया जाए तो यही क्रम आपके इनका रहेगा। पहले चंपारण का है, उसके पश्चात अहमदाबाद का है, और उसके पश्चात कौन सा है? खेड़ा किसान सत्याग्रह। देखिए, इसमें हुआ क्या? चंपारण किसान सत्याग्रह की हम बात करें, यहां पर आपके कारण क्या था? इसका कारण था आपके निलहे किसानों पर आरोपित तिनकठिया पद्धति, तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया पद्धति से तात्पर्य था 3/20वें भाग पर, 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। हुआ क्या था कि प्रारंभ में जो चंपारण के किसान थे, चंपारण के किसानों के साथ अंग्रेज जो बागान मालिक थे, उन्होंने आपके विभिन्न प्रकार के समझौते उनसे किए, बॉन्ड उनसे भरवाए, उनको अग्रिम राशियां प्रदान की और नील जैसी नकदी फसल को आपके उत्पन्न करवाना आरंभ किया। अब नील के आपके 2 तरह के दुष्परिणाम हमारे सामने देखने को मिले। एक तो जिस खेत में आपके नील का उत्पादन किया जाता था, उस खेत की प्रोडक्टिविटी नष्ट हो जाया करती थी, उत्पादकता नष्ट हो जाया करती थी। और दूसरा आपके क्या हुआ कि आप देखते हैं कि भाई 20वीं सदी के आरंभ में, 20वीं सदी के आरंभ में हम देखते हैं, वो आरंभ क्या, उत्तरार्ध में हम देखते हैं कि रासायनिक नील का आविष्कार हो जाता है। रासायनिक नील का आविष्कार आपके होने लग जाता है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ही हो जाता है। ठीक है, जैसे ही रासायनिक नील, और आपके मूल रूप से जर्मनी के द्वारा रासायनिक नील का आविष्कार कर लिया जाता है, और रासायनिक नील का आविष्कार होने के कारण
जो किसानों के द्वारा उत्पादित जो नील है इसका कोई खरीदार नहीं रहा। किसान परेशान, किसान आपके इस जो बॉन्ड था उससे मुक्त होना चाहते थे। हालांकि कंपनी के यानी कि जो बागान मालिक हैं वो बागान मालिक भी उस बॉन्ड से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन बागान मालिक चाहते थे कि किसानों ने जो अग्रिम पैसा लिया है उसकी एक बड़ी राशि वो वापस करें, जबकि किसान स्वयं हर्जाना मांग रहे थे। समस्या उत्पन्न हुई, किसान आपके विरोध को उतारू हो गए और यहां पर आपके राजकुमार शुक्ल नाम का जो किसान है उसने प्रारंभ में इन किसानों को लीड किया और राजकुमार शुक्ल आपके गांधी जी से जाकर के मिले और गांधी जी से मिलकर के गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया कि भाई चंपारण में निलहे किसान आपके बड़ी दयनीय स्थिति के दौर से गुजर रहे हैं, बड़ी दयनीय स्थिति के दौर से गुजर रहे हैं। इस वजह से आपके इनकी जो समस्या है उस समस्या को आप सुने। गांधी जी शहर से आपके चंपारण जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब गांधी जी आपके चंपारण के लिए चले तो चंपारण में गांधी जी के प्रवेश पर आपके क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। चंपारण में गांधी जी के प्रवेश पर आपके प्रतिबंध लगा दिया गया और आदेश न मानने पर इनको न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया कि भाई कि आपने आदेश स्वीकार नहीं किया इसलिए न्यायालय में जाकर के हाजिर करो। लेकिन न्यायाधीश के द्वारा जब इनका जनसमर्थन देखा तो न्यायाधीश ने इनको आपके मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया। आप देखो गांधी जी के द्वारा यहाँ पर जो चंपारण के किसान हैं, गांव हैं, उन गांवों का आपके पैदल दौरा किया। इस कार्य में आपके गांधी जी के जो सहयोगी हैं, जो आपके यहाँ पर दौरा आपके गांधी जी के साथ जिन लोगों के द्वारा किया गया है, उन सहयोगी में हम आपके यहाँ पर देखते हैं एक तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण का नाम आता है, डॉक्टर अनुग्रह नारायण। नारायण एक नाम आया आपके नरहरि पारीक का, नरहरि पारीक का नाम आपके इसी के दौरान आया। ब्रज किशोर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ब्रज किशोर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, जे.बी. कृपलानी हैं, जे.बी. कृपलानी भी आपके किसके? गांधी जी के सहयोगी यहाँ पर थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त महादेव देसाई भी यहाँ पर आपके गांधी जी के सहयोगी के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इन आपके महादेव देसाई, इन सहयोगियों के साथ मिलकर के गांधी जी के द्वारा क्या किया गया? यहाँ यात्राओं का आयोजन किया गया, किसानों की वास्तविक स्थिति को देखा। ठीक है, गांधी जी को लगा कि भाई किसानों की मांग जायज है, वास्तव में किसानों का शोषण हो रहा है। तब गांधी जी के प्रयासों से एक नील आयोग का गठन किया गया, नील आयोग का गठन किया गया और इस नील आयोग में स्वयं आपके गांधी जी सदस्य बने और इनके द्वारा इस जो तिनकठिया पद्धति है इसको समाप्त घोषित करवा दिया गया। तिनकठिया पद्धति को आपके समाप्त घोषित करवा दिया गया और इस आयोग ने किसानों को मुआवजा भी दिलवाया, यानी किसानों से वसूल की गई राशि का आपके 25% हिस्सा किसानों को वापस करवा दिया। मुआवजे के रूप में क्या किसानों को आपके 25% हिस्सा उनसे की गई वसूली का आपके वो वापस करवा दिया, हिस्सा वापस करवाया। और गांधी जी को आसानी से आपके किसमें? चंपारण किसान सत्याग्रह में जीत मिल गई। चंपारण में आपके गांधी जी की जीत को देखते हुए, चंपारण में गांधी जी की जीत को देखते हुए यहां पर आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा कहकर के पुकारा गया। क्या कहकर के पुकारा गया? महात्मा कहकर के पुकारा गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा है? महात्मा कहकर के पुकारा है। ठीक है, ये बात आपके किसके अंतर्गत देखने को मिल रही है? हमें चंपारण किसान सत्याग्रह के अंतर्गत देखने को मिल रही है। गांधी जी का पहला क्षेत्रीय आंदोलन है और सफलतम मूवमेंट के रूप में है। इससे गांधी जी की लोकप्रियता का ग्राफ है वो अचानक से बढ़ने लग जाता है। हालांकि जब दक्षिण अफ्रीका में वो आंदोलनरत थे तभी लोकप्रिय हो गए थे।
यहां आपके ये चर्चे चलने लग गए थे कि भाई भारत का एक ऐसा बंदा है जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के हितों के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्षरत है। तो सबको आशा बन गई थी कि यह आदमी भारत आएगा तो क्या नहीं कर डालेगा, लेकिन भारत में आते ही उन्होंने कोई प्रारंभ में आंदोलन किया ही नहीं, क्षेत्रीय आंदोलन में हाथ डाला, लेकिन यहां सफलता मिल गई। अब अहमदाबाद में क्या हुआ? अहमदाबाद में आपकी समस्या थी मिल मजदूरों की हड़ताल। मिल मजदूरों की हड़ताल। अब मिल मजदूरों की हड़ताल आपके क्यों हो रही थी? प्लेग का बोनस बंद करने के कारण। प्लेग का बोनस बंद करने के कारण। हुआ क्या था? अहमदाबाद आपके जो भारत का मैनचेस्टर है, सूती वस्त्र उद्योग आपके अधिक मात्रा में विकसित थे यहां पर। यहां के जो मिल मजदूर थे उन मिल मजदूरों को प्लेग का बोनस मिला करता था। प्लेग का बोनस मिला करता था, लेकिन अब अचानक से आपके मिल मालिकों के द्वारा उस बोनस को बंद कर दिया गया। मजदूरों ने आपके यहां पर एक जायज मांग उठाई कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो महंगाई में वृद्धि हुई है उस महंगाई के अनुरूप आप लोगों ने हमारा वेतन नहीं बढ़ाया। वेतन नहीं बढ़ाया तो आप बोनस को बंद कैसे कर सकते हो? और बंद कर भी दिया तो आपके मजदूरों ने क्या कहा कि भाई हमको 50% बोनस दो। कितना बोनस दो? 50%। मिल मालिकों ने आपके क्या कहा कि 20% से एक धेला ज्यादा नहीं देंगे। कितना? 20% से एक धेला ज्यादा नहीं देंगे। ये बात किसने कही? मिल मालिकों ने कही। उत्पादन ठप पड़ गया। ये आपके मिल मजदूर हड़ताल पर चले गए। उत्पादन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गांधी जी को मध्यस्थता हेतु बुलाया। गांधी जी आए, यहां गांधी जी ने एंट्री मारी और गांधी जी ने जब मजदूरों और मालिकों के पक्ष को सुना तो गांधी जी ने आपके एक बीच का रास्ता निकाला कि भाई आप ऐसा करो कि 35% बोनस दे करके इस रफा दफा करो आपके मामले को। गांधी जी ने आपके कितने परसेंट बोनस की कही कि 35% बोनस दे करके रफा दफा करो, लेकिन 35% बोनस स्पष्टतः मजदूरों की ओर झुकाव को दर्शा रहा था, इसलिए मिल मालिकों ने मना कर दिया। मना किया तो आपके क्या हुआ कि मिल मालिकों ने इसके लिए जैसे ही मना किया, गांधी जी ने आपके भूख हड़ताल पर जाने की धमकी देते हुए भूख हड़ताल पर बैठ ही गए। इस बार भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब यहां पर पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हो रहा था। मिल मालिकों को क्या पता कि भूख हड़ताल होती क्या है। जैसे जैसे गांधी जी के समर्थन का आधार बढ़ा, क्योंकि जैसे ही भूख हड़ताल हुई प्रारंभ में गांधी जी के पास ज्यादा लोग नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे जब ये समाचार फैला कि मजदूरों के हितों के लिए गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो धीरे धीरे सभी स्थानों से आपके क्या अहमदाबाद, क्या सूरत, आपके सब जगह से आपके मजदूरों के दल इकट्ठे होने लग गए। गांधी जी का समर्थन बढ़ते देख आपके मिल मालिक घबरा गए, क्योंकि गांधी जी की एक पॉलिसी तो ट्रस्टीशिप की थ्योरी थी, जिसमें असली मालिक वो मजदूरों को मानते थे कारखानों के। मिल मालिकों ने कहा कि भाई ऐसा है, इस भूख हड़ताल को तो करो समाप्त और इस मामले को एक ट्रिब्यूनल को दे देते हैं। एक ट्रिब्यूनल को दे देते हैं। अब इस ट्रिब्यूनल के सदस्य आपके कौन बने? गांधी जी बने। ट्रिब्यूनल ने आपके तुरंत ही 35% बोनस के आपकी डिमांड को स्वीकार कर लिया और मजदूरों को 35% बोनस दे दिया गया, क्योंकि ट्रिब्यूनल में गांधी जी बैठे हुए थे। मिल मालिकों पर एक आपके नैतिक दबाव इस बात का भी था कि अंबालाल साराभाई नामक आपके जो मिल मालिक थे, उनकी बहन अनुसुईया बेन हैं, वो भी गांधी जी के साथ यहां हड़ताल पर बैठी हुई थी। ट्रिब्यूनल में मामला गया। गांधी जी ने कहा भाई 35% से बात आरंभ करो, तो फिर आरंभ भी क्या करना था, तुरंत प्रभाव से 35% बोनस दे दिया गया और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में भी गांधी जी को विजय मिली। गांधी जी को विजय मिली। इतने में ही आपके एक समस्या ने और जन्म ले लिया। वो आपके कहां पर दिखाई दी? खेड़ा, गुजरात में। खेड़ा, गुजरात में आपके क्या हुआ था कि वहां पर आपके किसानों की फसलें हो गई नष्ट। किसानों की फसलें आपके हो गई नष्ट, और किसानों की फसलें नष्ट हुई तो आपके सरकार ने लगान की वसूली को जारी रखा। लगान की वसूली निरंतर आपकी सरकार कर ही रही थी, लेकिन राजस्व संहिता ये कहती थी कि भाई
राजस्व संहिता आपकी ये कहती थी कि अगर कुल उत्पादन का 1/4 से अधिक उत्पादन नहीं हो तो आपके लगान को माफ किया जा सकता है। लेकिन फिर भी सरकार ने आपके यहां पर किसानों से लगान लेना जारी रखा। तो देखिए, फसलें खराब होना तथा सरकार की टैक्स वसूली, बढ़ती जा रही थी। ठीक है, गांधी जी यहां आए, गांधी जी ने आपके किसानों को शपथ दिलवा दी कि कोई आपके, जब है ही नहीं, आपके फसल ही नहीं हुआ तो आपके ऐसा करो, कोई लगान मत दो। लेकिन जैसे ही गांधी जी यहां पर आए तो अंग्रेज सरकार के भी कान खड़े हुए कि भाई गांधी जी खेड़ा में क्या कर रहे हैं। गांधी जी ने एक सॉफ्ट कॉर्नर भी आपके वहां पर छोड़ा, किस बात का कि भाई कि ऐसा है, क्योंकि यहां पर आपके सरदार पटेल हैं, सरदार पटेल के साथ आप महात्मा गांधी हैं और आपके इंदुलाल याग्निक जैसे वकील हैं, उनके साथ गांव-गांव का दौरा आपके गांधी जी कर रहे थे और आपके लोगों को शपथ दिलवा रहे थे कि आपको लगान नहीं देना है। सॉफ्ट कॉर्नर अंग्रेजों की तरफ क्या रखा कि अगर आप जो गरीब और कमजोर किसान हैं, जो वास्तव में लगान नहीं दे सकते, उनके लगान को आप माफ कर दें तो हम ये आश्वासन देते हैं कि जो आपके समृद्ध हैं, जो लगान भरने की स्थिति में किसान हैं, वो लगान दे देंगे। ठीक है, इस कारण गुप्त रूप से सरकार ने भी आपके अपने अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए कि भाई किसानों पर लगान की वसूली के लिए ज़्यादा दबाव ना डाला जाए। इससे क्या हुआ, आंदोलन आपके गांधी जी का सफल हो जाता है। बीजी हार्डिमन हैं, उनके द्वारा आपके प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह, इसी को कहा गया है खेड़ा वाले को, प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह। प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह आपके इसी खेड़ा जो सत्याग्रह है, इसको आपके कहा गया है, हार्डिमन के द्वारा आपके ये कहा गया है। तो लगातार 3 क्षेत्रीय आंदोलनों में गांधी जी को नॉन स्टॉप सफलता प्राप्त हो रही है। ये किसने कहा है? हार्डिमन के द्वारा कहा गया है, याद रखना है अपने को ये। और यहां पर किन के साथ मिल रहे हैं गांधी जी? सरदार पटेल और इंदुलाल याग्निक, ये युवा वकील हैं। इनके साथ आपके कौन मिल रहे हैं? गांधी जी आपके यहां इनसे मिल रहे हैं। और इस तरह 3 क्षेत्रीय आंदोलनों में क्रमिक रूप से आपके गांधी जी को सफलता प्राप्त होती है। गांधी जी का जो समर्थन का आधार है वो धीरे से अचानक से आपके विस्तृत हो जाता है। गांधी जी की लोकप्रियता चरम पर पहुंच जाती है। अब गांधी जी की बारी थी कि वो राष्ट्रीय आंदोलन में अपना परचम लहराएं, राष्ट्रीय आंदोलन में आपके एंट्री यहां पर करें। ठीक है, तो हम आपके राष्ट्रीय आंदोलन में जो गांधी जी का योगदान है उसको नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।